हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें। तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी लास्ट टाइम। डेफिनेशन जो थी ये थी कि दिस इज द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैंने बताया था ये सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स होता है जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कंप्लीट लोकेशन या इन्फॉर्मेशन जो भी कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा कि हमारा जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए कि वो कौन सी शेल में है, कहाँ पर वो प्रेजेंट है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से गेन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और उसमें जब हम स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से सिर्फ तीन ही क्वांटम नंबर्स निकाले गए थे। वैसे चार क्वांटम नंबर होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। इट इज़ अ सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स हैं, जिस पे मैंने पहला कौन सा बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा मैंने आपको बताया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और तीसरा मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो तीन पहले वाले क्वांटम नंबर्स हैं ये तो आए थे स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है, कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमने बाद में ऐड किया था। ठीक है, ये हमने बाद में ऐड किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में बताता है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में समझेंगे। इसके लिए जो सिंबल्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए वो एन होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल एल बताया था मैंने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एम। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आप एम एस या फिर सिंपली एस यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट लास्ट क्लास में दिया था। जैसे मैंने कहा था कि अगर हमें किसी का होम का लोकेशन, घर की लोकेशन को अगर हमें समझना है अर्थ के अंदर, तो उसके लिए मैंने कैसे समझाया था कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि वो कौन सी कंट्री में रह रहा है। ठीक है, जब हमें ये पता लग जाता है कि वो कौन सी कंट्री में रह रहा है तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि वो, हाँ, पहले हम ये समझेंगे कि वो कौन सी कंट्री में रह रहा है। जब हम ये समझ जाएंगे कि वो पहले कौन सी कंट्री में है तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि उस कंट्री के वो किस स्टेट में है। उस कंट्री का जब हमें स्टेट मिल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि उस कंट्री के स्टेट के किस सिटी में है। और ऐसे करके फिर हम सिटी से उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो यही कहानी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। यहाँ पर कंट्री का मतलब होता है शेल से, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। फिर स्टेट के अंदर आ जाएंगी आपकी सब शेल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि एक कंट्री में काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं, तो वैसे एक शेल में काफ़ी सारी सब शेल्स होती हैं। फिर उन सब शेल्स के अंदर होते हैं काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स। जैसे कि स्टेट के अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ होती हैं और उससे हम उस घर तक मतलब उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएंगे। तो ये रास्ता है पहुंचने का। और जो शेल होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आएगा। सब शेल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से आएगा और ऑर्बिटल जो होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आएंगे। तो ये तीन क्वांटम नंबर ही आपको लोकेशन तक पहुंचा देंगे इलेक्ट्रॉन की। जो तीसरा स्पिन क्वांटम नंबर है वो लोकेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं देता, वो स्पिन के बारे में आइडिया देता है। तो इसलिए जो तीन क्वांटम नंबर होते हैं पहले वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा तो काफ़ी ईजी रहता है। तो आइए अब हम डिटेल में इन सभी क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ओ सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने डिनोट किया n से। तो सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें लाके देता है वो लाके देता है हमें शेल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको मिलेगी, इट टेल्स अबाउट द शेल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में मौजूद है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन k शेल में होगा। अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन l शेल में होगा। अगर n हम 3 लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन m शेल में होगा। ऐसे अगर हम n 4 लेते हैं तो वो ALMN शेल में होगा। ऐसे फिर आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो शेल नंबर होता है ये हमें n से ही पता लग रहा है। तो अगर हम N1 यूज़ करेंगे तो K शेल, N2 लेंगे तो L शेल, 3 लेंगे M शेल, 4 लेंगे तो N शेल। तो इट टेल्स अबाउट द शेल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन इससे आती है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये हमें क्या देता है, ये हमें बताता है रेडियस ऑफ दैट शेल, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में जिस ऑर्बिट में, उसका रेडियस हम यहाँ से पता कर सकते हैं, यानी कि साइज ऑफ एटम। इसको हम साइज ऑफ एटम भी कह सकते हैं एक तरीके से। मतलब जब हम सारे रेडियस, लास्ट जो रेडियस होगा, मतलब लास्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो हम किसी तरीके से नाप लें तो फिर हमें साइज ऑफ एटम भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम साइज ऑफ एटम की तरफ जा सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला भी था हमारे पास, Rn इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन में z। ठीक है, 0.529 एन स्क्वेयर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आंसर हमारे पास कुछ, मतलब ये हमने बोर मॉडल में भी देखा था। तीसरी चीज़ जो ये हमें बता सकता है, वो बता सकता है हमें क्या, एनर्जी। तीसरी चीज़ ये हमें बता सकता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन शेल, कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है। तो वो भी हम एन से पता कर सकते हैं। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ता है। तो उसका फॉर्मूला आपके याद होगा क्या था, En इक्वल टू -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर जूल्स पर एटम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी किसी शेल में मौजूद था, ये भी बोर मॉडल में आपने देखा था। तो यहाँ पर आप एन पुट करते रहेंगे और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप एन को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। चौथी चीज़ ये हमें क्या बताएगा, चौथी चीज़ जो हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल्स। जैसे मैंने बताया ना, शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि मेरे उस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। जैसे अगर आप पहली शेल में पता करना चाहते हो कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर हम आएंगे। हमने अभी इतना समझ लिया कि ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल मैंने कहा था एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन किस शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि शेल में पहले सब शेल होंगे और सब शेल में ऑर्बिटल होंगे, वो तो हम 1 बाय 1 अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एन की हेल्प से इतना तो पता कर सकते हो कि आपकी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि मैंने N3 ले लिया। अब N3 का मतलब क्या हुआ कि आप KL और M, मतलब M शेल में आ गया। तो इसमें अगर आपको पता करना है कि इस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हो सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। तो M शेल में टोटल मिला के 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। और आगे मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ये जब मैं ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा उसके लिए हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो आपको बताएगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अभी मैंने दिखाया कि 3 में 9 है। ऐसी 1 में देखोगे तो कितने ऑर्बिटल आएंगे, एक ही आएगा। 2 में 4 आएंगे, 3 में 9 आएंगे, 4 में 16 आएंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है एन स्क्वायर, ये आप लगा सकते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको ये लाके देगा वो ला सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपके शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन शेल, तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2n²। तो 2n² की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आपके पास जो शेल उसने दी उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होंगे। तो जैसे आपने n1 ले लिया, फिर n2 ले लिया, n3 ले लिया, n4 ले लिया, इसका मतलब हो गया आप k शेल में हैं, इसका मतलब हो गया कि आप m शेल में हैं, इसका मतलब हो गया आप n शेल में हैं, यहाँ पर k, ये k l होगा, ये m हो गया और ये n शेल हो गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर और लास्ट होगा 2 × 4 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा सिर्फ 2, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा आपको 18 और यहाँ मिलेगा 32। तो इस तरह से आपने पता कर ले किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अलाउड हो सकते हैं। और जो कि आप देख रहे हैं कि ऑर्बिटल्स का डबल है। जैसे देखो ना, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था n² और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है 2n²। तो जैसे थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल हैं 9, तो इलेक्ट्रॉन कितने उसके डबल यानी कि 18। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें ये देता है, सिक्स्थ इंफॉर्मेशन, तो सिक्स्थ इंफॉर्मेशन जो आप इससे ले सकते हैं वो है ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ एन एनी ऑर्बिट। आप इससे ऑर्बिटल मोमेंटम पता कर सकते हैं। तो याद है हमने पढ़ा था ये बोहर क्वांटाइजेशन में, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता था, ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट जो होता था, तो उसका फॉर्मूला था mvr = NH/2π। तो यहाँ पर भी आप ये n ही पुट करते हैं, शेल नंबर ही पुट करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर 6 इंफॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करी है। तो एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। पहली इंफॉर्मेशन, टेल्स अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी डाउट्स पर आते हैं, अभी रुकिए। और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पता कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो पता कर सकते हैं, इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे वो पता कर सकते हैं, और ऑर्बिटल मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑर्बिट में वो भी पता कर सकते हैं। जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं कि सर आप बता रहे हैं कि एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल आते हैं और उसके बाद एम शेल में 18 आते हैं, तो तुमने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है वहाँ पे? हाँ, वो चीज़ अलग होती है। जो आप मेरे से कह रहे हैं कि हम जब वो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अलग चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करते हैं तो उसमें ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चलना होता है। वो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है, वो अभी बाद में बात करेंगे उसकी। अभी जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अलाउड हैं वो हम बात कर रहे हैं। जो आप मेरे से बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। उसकी कहानी अलग होती है, उस पर हम आगे आएंगे अभी। चलिए बताइए सभी बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्राप्त सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई कि नहीं आई? 6 पार्ट भाई, 6 पार्ट में अरे फॉर्मूला पढ़ा नहीं था क्या? बोहर क्वांटाइजेशन भूल गए क्या? बोहर क्वांटाइजेशन में तो फॉर्मूला पढ़ा था ये mvr = NH/2π, और लास्ट क्लास में प्रूफ भी करा था मैंने आपको इसको, डी ब्रॉली जो वेव इक्वेशन थी उससे, जो अपने लैम्डा =h/mv से प्रूफ भी तो किया था भाई। इतना जल्दी कैसे भूल गया? ठीक है भाई रोहित, क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला था mvr = NH/2π वेयर h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट। बोहर क्वांटाइजेशन में उसने ऑब्जर्व किया था और फिर बाद में हमने इसको डी ब्रॉली जो वेवलेंथ वाली इक्वेशन थी उससे हमने इसको प्रूफ भी करा था लास्ट टाइम। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप पहले सारे क्वांटम नंबर की जानकारी सही से ले लीजिए आज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वांटम नंबर के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर था हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या क्या जानकारी हमें देता है, आइए समझते हैं। सबसे पहली जानकारी तो हमें यही देगा, सबशेल के बारे में बताएगा ये। तो इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ गिवन शेल, कि जो भी मैंने आपको शेल दी उस शेल में कितनी सबशेल्स हो सकती हैं, उसकी जानकारी आप इसी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ये जानकारी आपको मिलेगी कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो ये एल होता है, ये क्योंकि देखो शेल के अंदर सब शेल है ना, तो सब शेल डिपेंड ऑन शेल, तो इसलिए जो एल की वैल्यू होती है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से नोट करते हैं, तो एल का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक चलता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 शेल थोड़ी ना होगी, लेकिन एल 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी n-1 तक जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि हर एल की वैल्यू के लिए एक सबशेल डिफाइन कर रखा है, उसको कहते हैं उसका डेजिग्नेशन। मतलब हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि भाई अगर एल इतना होगा तो उसमें सबशेल का नाम ये होगा। तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, देखो अगर एल की जो वैल्यू है 0 हो सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, मैक्सिमम हमारा इसी में काम बन जाएगा। अगर एल की वैल्यू हमारी 0 आती है तो उस सबशेल का नाम होता है एस सबशेल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये तो एल की वैल्यूज़ हैं, और जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये नेम ऑफ सबशेल है, कि उस सबशेल को हम कहेंगे क्या, तो वी कॉल दैट सबशेल इज एस सबशेल। उसके बाद अगर एल आपका 1 आता है तो उसको हम कहते हैं पी सबशेल। अगर एल हमारा 2 आता है तो उसे कहते हैं हम डी सबशेल, और एल अगर हमारा 3 आता है तो उसे हम कहते हैं एफ सबशेल। ये 4 सबशेल में ही अभी तक जितने भी एटम्स हमारे पास हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ढूंढा जा सकता है या लिखा जा सकता है। अभी इससे ज़्यादा सबशेल की कोई ज़रूरत हमें पड़ी नहीं अभी तक। तो 4 सबशेल से हमारा काम बन जाता है, जिसमें चारों के नाम आपको याद रखना है, लेकिन उन पे एल का वैल्यू क्या एसोसिएटेड है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर एल 0 होगा तो एस सबशेल रहेगा, 1 पर पी सबशेल रहेगा, 2 पे डी सबशेल रहेगा, 3 पर एफ सबशेल रहेगा। इन एस पी डी एफ के नाम भी होते हैं, ये तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, आप इनको सर्च करो कि इनके मतलब रियल में इनके नाम क्या है, मतलब S4 क्या होता है, ये एब्रीवेशंस है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढो कि S4 क्या होता है, P4 क्या होता है, D4 क्या होता है और F4 क्या होता है। ठीक है, जैसे F4 फंडामेंटल होता है यहाँ पर, तो वैसे ही बाकी सबके ढूंढ के देखो, नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में बताऊंगा मैं। तो आइए इसको आप थोड़ा डिटेलिंग में लेके चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इसको हम एक टेबल के रूप में समझ लेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं और उससे हम अपनी जानकारी को समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम रखेंगे शेल, यहाँ पे हम रखेंगे नंबर ऑफ सब शेल, और यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यूज़ ऑफ एल। वैल्यूज़ ऑफ एल ध्यान रखना है 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, ये जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। और उसके बाद आएगा यहाँ पर डेजिनेटेड, कि मतलब उस सब शेल पर क्या क्या नाम होंगे आपके। तो ये टेबल की जानकारी अगर हम ले लेते हैं सही से तो हमें पूरा ढंग से समझ में आएगा किस शेल में कितना सब शेल होता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे सभी ध्यान से देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शेल कौन सा लेते हैं, के शेल। तो अगर मैं के शेल लेता हूँ तो वहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह से अगर मैं के की जगह पर लेता हूँ आपका के एल शेल लेता हूँ, फिर मैं एम शेल लेता हूँ, और उसके बाद मैं लेता हूँ के एल एम एन शेल ले लेता हूँ, और एक ओ शेल भी ले लेते हैं लास्ट में। यहाँ पर एन आपका कितना होगा, 2, इसके लिए एन आपका 3 हो जाएगा, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। अब इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी होंगी, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ,
बट ये कैसे आ रही है फिर आपको समझ में आएगा। के शेल के अंदर एक सब शेल होती है, एल शेल के अंदर दो सब शेल होती हैं, मतलब जितना एन है उतना ही सब शेल होता है, ठीक है। जितना शेल का नंबर होता है उसके पास उतना ही सब शेल होता है, ऐसे याद रखिए। तो N1 तो एक ही सब शेल होगा, N2 में दो सब शेल होंगी, 3 में 3 होंगी, 4 में 4 होंगी, 5 में 5 होंगी। अब इस पर जो वैल्यूज ऑफ एल होगा वो क्या होगा और उन सब शेल के नाम क्या होंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूँ वैल्यूज ऑफ एल, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर n-1। तो आप सोचो कि अगर हम जीरो से लेकर n-1 तक जा रहे हैं, n यहाँ पे कितना है, 1 है, तो भैया 1-1 तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो से जीरो तो जीरो, एक ही वैल्यू आई सर फिर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू जो होगी सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो क्या होगी सर, वो सिर्फ जीरो हो सकती है, ठीक है। अगर मैं n2 रखता हूँ तो दिमाग लगाओ, जीरो से लेकर n-1 तक जाएंगे, जीरो से लेकर अगर n-1 तक जाएंगे तो n कितना रखोगे, यहाँ पे आप 2 रखोगे। समझ में आ रही है बात, यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं n की जगह पे 2 रखूँगा तो l की वैल्यू जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2-1 तक जाएगी। तो l की वैल्यू जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो उसके हिसाब से l की दो वैल्यूज आएंगी, एक जीरो आएगी और फिर एक 1 आएगी। अब ध्यान से देखना, इधर आइए। अब अगर मेरा l जीरो है तो उस पर नाम देखो क्या है सब शेल का, ध्यान से देखो सभी बच्चे। अगर l मेरा जीरो है तो उस पर नाम क्या है, s है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, s। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अगर मैं सेकंड शेल में जाता हूँ तो वहाँ पर भी मेरे को l जीरो मिला है, तो उस पर भी मेरा एक नाम s आ जाएगा। अब बच्चे को कैसे पता लगेगा कि भाई ये कौन से s की बात हो रही है, तो उसके आगे तुम्हें शेल का नंबर लिखना होता है। जैसे ये s कौन सी शेल का है, मतलब ये जो सब शेल है ये कौन से शेल की है, ये फर्स्ट शेल की है, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे, 1s। तो 1s का मतलब समझो सभी, 1 मतलब शेल नंबर, ये फर्स्ट शेल का s सब शेल है। मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1s। 1s का मतलब है कि इट इज अ एस सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो एस सब शेल होगा वो सभी शेल में होगा, क्योंकि एल का स्टार्टिंग वैल्यू तो जीरो है सर। तो आपको एस भी मिलेगा, सेकंड में भी मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा, सब में मिलेगा, ठीक है। तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा ना कि आप कौन से एस की बात कर रहे हैं, तो आप उसके आगे उसका जो शेल नंबर है वो लिख देंगे। तो फर्स्ट शेल के अंदर एल सिर्फ जीरो मिला, और जीरो का मतलब एस होता है, तो एस के आगे 1 लगा दो, क्योंकि ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है। तो इसके पास एक ही सब शेल है, देखो मैंने 1 लिखा था यहाँ। तो के शेल के पास एक ही सब शेल है और उसका नाम क्या है, 1s। लेकिन अगर हम सेकंड शेल में जाते हैं तो उसके बाद दो सब शेल होंगी। अब दो के कैसे नाम आएंगे देखो, क्योंकि जितनी एल की वैल्यूज आएंगी उतनी ही सब शेल होंगी। अगर इसके पास दो सब शेल हैं, तो क्यों दो सब शेल हैं, क्योंकि दो एल की वैल्यू आई है, एक जीरो और एक 1। अब जीरो पे नाम क्या होगा, एस, और 1 पे नाम क्या होगा, पी। लेकिन हम कैसे लिखेंगे, इसके आगे 2 और इसके आगे भी 2, क्योंकि ये सेकंड शेल में है दोनों। क्योंकि मैंने बोला ना कि एक शेल में बहुत सारी सब शेल्स होती हैं, लेकिन फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है जिसका नाम है 1s, और सेकंड शेल में दो सब शेल होती हैं, पहले का नाम है 2s और दूसरे का नाम है 2p। क्योंकि एल की दो वैल्यूज आई थी, जीरो और 1। तो जीरो पे नाम होता है s और 1 पे नाम होता है p, और आगे हम शेल नंबर लगा देते हैं। पहले इतना बताइए, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि आपको ये दो बातें समझ में आई कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है और सेकंड शेल में दो सब शेल है, और उनके नाम कैसे लाया मैं आपके लिए। बताइए सभी बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये आपके आने वाले चैप्टरों का एक आधार तैयार करेगा, एक बेस तैयार करेगा। जो अगले चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो तभी समझ में आएंगे जब हमारे कोई क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। हाँ भाई, सबको डाउट क्लियर है कि कोई और है तो बताइए। रोहित, तुमने कोई जवाब नहीं दिया है भाई। ये फॉर्मूला है, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, कि जो एल की वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। तो उसी के हिसाब से मैं एल की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ ना। जब मेरा पहला शेल था तो एन मैंने क्या रखा हुआ है, जीरो। तो अगर वहाँ पे मैंने एन जीरो रखा, सॉरी n1 रखा, तो एल की एक ही वैल्यू आएगी ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जीरो से लेकर n-1। तो आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है, इसी से आप पता करोगे कि एल की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक आएंगी, दो आएंगी, तीन आएंगी, चार। ये रेंज है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। और n कहाँ से आएगा, किस शेल में आप मौजूद हो।
हाँ भाई रोहित, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो एम शेल में चलिए सर, अगर मैं यहाँ पर एम शेल लेता हूँ, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप। अब अगर मैं एम शेल लेता हूँ तो एन कितना पुट करूँगा 3, तो आप जाएंगे 0 से लेकर 3 - 1, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 2 तक। तो 0 आ जाएगा सर इसमें, फिर इसमें 1 आ जाएगा और उसमें 2 भी आ जाएगा। तो 0, 1 और 2। तो देखो कितनी एल की वैल्यू आई, 3 एल की वैल्यू आई। तो जितना एल का वैल्यू आएगा उतना ही उसके पास सब शेल होगा, इसलिए इसके पास कितनी सब शेल हैं, 3। आप उनके नाम मुझे बता सकते हो आप सभी चैट ऑप्शन में। चलिए मैं देखना चाहूँगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इन 3 सब शेल के नाम क्या होंगे बताइए सभी बच्चे। बिल्कुल सही, 3S 3P 3D, बहुत बढ़िया। तो इन तीनों के जो नाम होंगे वो होंगे सर 3S 3P और 3D, क्योंकि 0 पे नाम होगा S, 1 पे नाम होता है P और 2 पे नाम होता है D। आप चेक कर लें, ऊपर बता रखा है पहले। लेकिन ये थर्ड शेल के हैं सभी, तो सबके आगे 3 लग गया। ठीक है, अगर आप थर्ड शेल में तो सबके आगे 3 लगेगा, आप फोर्थ शेल में तो सबके आगे 4 लगेगा। अब N4 पे चलिए, आप समझ ही गए होंगे, मैं लिख सकता हूँ आसानी से अब। तो इसमें वैल्यू आएगी 0, 1, 2 और 3। तो इसके आंसर बताइए क्या क्या होंगे, 4S 4P 4D और 5F, ओ सॉरी 4F। 4 सबशेल्स होंगी, 4S 4P 4D और 4F। ये इसमें 4 सबशेल्स आएंगी। ठीक है, 0, 1, 2, 3 पे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे सर, 0, 1, 2, 3 और 4। तो इस पर क्या नाम होंगे सर, 5S 5P 5D और 5F, ये नाम होंगे। अब बच्चा कहेगा सर 4 पे तो आपने बताया ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर L4 लेता हूँ, सोचो सभी बच्चे, तो नाम क्या होगा फिर, G। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी की, हमें जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें शायद जी की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े, क्योंकि हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हमें जी सब शेल तक जाना पड़े, इतने एटम ही अभी अभी खोजे नहीं गए हैं। तो इसलिए वैसे मैं लिखने को तो लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग से कि ये 5G होगा इसके पास। लेकिन अभी आप लिखने को तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि भैया 5th शेल में कितनी सब शेल हैं, तो आप तो बताओगे सर 5 सब शेल हैं। क्या नाम है सर उनका, 5S 5P 5D 5F 5G। ठीक है, लेकिन आप जब आगे काम करोगे तो आप देखोगे कि शायद ही आप 5G का इस्तेमाल करोगे, बट अभी समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, एजीमुथल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे ये हमें सब शेल की जानकारी दे देता है कि किस शेल में कितनी सब शेल्स होंगी। ये जानकारी आपको यहाँ से कैसे मिल रही है, बढ़िया तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कुछ और जानकारी लेने। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी कुछ और जानकारी लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा था प्रिंसिपल काफ़ी चीज़ें बता रहा था हमें, तो वैसे इसके साथ भी होगा। तो आइए अब सेकंड पॉइंट उठाते हैं इसका। सेकंड पॉइंट इसका है कि इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल। ये आपको उन सबशेल की शेप की जानकारी भी देगा। अब ये शेप कैसे बनेगी वो हम आगे बनाएंगे, बट अभी आप ध्यान रखो कि टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल्स, क्योंकि जो एस होता है उसका शेप होता है अपना, पी का भी अपना शेप होता है, डी का भी अपना शेप होता है। तो ये सारी सबशेल्स के शेप्स हम बनाएंगे आगे। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, आने वाले लेक्चर्स पे कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट ये हमें बताता है, इट एक्सप्रेसेस द एनर्जीज। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द एनर्जी ऑफ सबशेल। ये आपको जैसे देखो हर शेल का जैसे एनर्जी होता है, तो वैसे ही हर सब शेल का भी एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे शेल में आपने पढ़ा के शेल से ज़्यादा एनर्जी किसका है, एल शेल का, एल से ज़्यादा किसका है, एम शेल का। तो वैसे ही सब शेल्स में भी एनर्जीज होती हैं। तो एस सब शेल का एनर्जी सबसे कम होता है, पी सब शेल का एनर्जी उससे ज़्यादा होता है, डी सब शेल का उससे ज़्यादा होता है और एफ सब शेल का उससे ज़्यादा होता है। लेकिन अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जानकारी हमें कैसे मिल रही है। अब शेल का एनर्जी क्या है वो तो हम पता कर सकते हैं, किससे, वो हम पता कर सकते हैं बोर,
जो एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास। लेकिन सब शेल का एनर्जी कैसे पता करा जा रहा है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो उसके लिए अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो चलें आगे। देखिए, तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द सब शेल। तो वो चीज़ मैंने बता दी है, बट ये एनर्जीज आइज कैसे हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन जरूर करूँगा। कुछ बातें अभी होल्ड पे रखनी पड़ रही हैं क्योंकि हर चीज़ एक ही टॉपिक में कवर नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बात करी है शेप्स ऑफ सब शेल्स की, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर हमने बात करी है एनर्जीज ऑफ सब शेल्स की, तो उसकी भी बात करें। बट अभी आप ध्यान रखिए कि भाई इस क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, वो आपको रखना होगा दिमाग में। उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो वैल्यू ऑफ एल होती है, देखो, जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा एन से एक कम रहेगी, ये ध्यान रखिए। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज 1 < एन। कभी ऐसा नहीं होगा कि एल एन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कोई जानकारी नहीं है, ये कोई आपको मैं एक तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एल के बारे में बता रहा हूँ, तो इस तरह से समझना पड़ेगा। तो एल इज ऑलवेज 1 < एन। आप देख सकते हैं, देखो मैं ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, ये फिफ्थ सब शेल थी हमारी, ये देखो पांचवी। तो आपने देखा एल की आखिरी वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो क्या फॉर्मूला ही उसका यही है, 0 से n-1। तो इसलिए सभी बच्चे ये नोट में ध्यान रखें, कभी ऐसा नहीं होगा कि एन और एल की वैल्यू सेम हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो एन और एल कभी भी बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखें सभी बच्चे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि, हाँ, जैसे मैंने आपसे कभी पूछा कि 1p होगा कि नहीं होगा, 1p। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 1p पॉसिबल है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि इज 1p इज पॉसिबल, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसको डिनोट करता है, शेल नंबर को। तो 1p से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। और अगर इसके आगे मैंने p लिख दिया तो l कितना होगा, क्योंकि l की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, 0 1 2 3 S P D F। तो भैया अगर इसके आगे मैंने p लिख दिया है तो उसका l भी 1 हो जाएगा। तो l कितना हो गया, 1 हो गया। तो भैया लेकिन l और n तो कभी बराबर हो नहीं सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। भाई मेरे केस में तो l और n आपस में बराबर आ रहे हैं ना, ये देखो 1 1 आ गए दोनों। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हैंस 1p इज़ नॉट एग्जिस्ट, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने देखा भी होगा कि ऊपर 1p नहीं बना था। अगर आप, जो मैंने ऊपर आपके लिए टेबल बनाया था, ये आपको अगर मैं टेबल दिखा दूं एक बारी दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में कहीं पर भी 1p नहीं है। 1s जरूर है लेकिन 1p नहीं है। ऐसी टीचर ने आपसे पूछ लिया कि भैया 2d होगा, 2d, तो आप देख सकते हैं 2d भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं 4f तो है लेकिन 3f नहीं हो सकता। तो ये सारी जो जानकारी है वो आप इसलिए नहीं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए फिर n और l को बराबर होना पड़ेगा, और जो संभव नहीं है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि n और l हमेशा अलग होते हैं, मतलब l हमेशा n से एक कम होता है। आपको मैंने विद प्रूफ समझा दिया है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो वो आता है नेक्स्ट हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम होती है वो अगर हमें पता करना है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं PL, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सर आपका अंडर रूट में L, ब्रैकेट में L+1, और बाहर मल्टीप्लाई में होगा H/2π, वेयर H इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट और L तुम्हारा वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला।
जो आपको ध्यान रखना है, जो कि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, आपने ये काम पहले भी किया था, लेकिन वो ऑर्बिट का करा था। किसी भी ऑर्बिट में अगर हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का है, किसी सब शेल में, वो हमारा शेल में लगता है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये जो फॉर्मूला है ये सब शेल में लगता है। तो अगर किसी सब शेल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम हमें पता करना हो, तो वो फॉर्मूला हमारा कैसे लगेगा, देखो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे कैसे। तो जैसे कि आपसे मैंने पूछा कि आप कौन से सब शेल में हैं, एस सब शेल में है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद है, तो वहाँ पर उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो मैं जानता हूँ कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर एल की जगह पर हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे यहाँ से। तो पी एल इक्वल टू क्या बनेगा फिर, जीरो, जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई में एच अपॉन में टू पाई। तो ये वैल्यू तो पूरा यहाँ से जीरो ही आ रही है, क्योंकि जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी जीरो, जीरो का रूट जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद होता है, उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फिर ऐसे ही आप पी में पता करना चाहते हो, सपोज करिए आपको ये पता करना है कि जो पी सब शेल है वहाँ कितना होगा, तो एल वन रख देंगे, क्योंकि पी के लिए एल वन होता है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वन, वन प्लस वन इंटू में एच अपॉन में टू पाई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट टू अपॉन में एच अपॉन में टू पाई। तो ऐसे करके आप सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कर सकते हैं, जो आपको यहाँ से ध्यान रखना हो। तो ये है पांचवी चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब आती है लास्ट पॉइंट। अभी मैं सारे समझा देता हूँ, फिर कोई डाउट है किसी का तो वो अपना पूछ लेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा सबशेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। अभी हमने पीछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करे थे शेल में, जिसका फॉर्मूला था 2n²। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में 2l+1। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप पता कर सकते हैं कि किस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसको भी फिर मैं एक टेबल के रूप में आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी बाद में हम इन सारे चीज़ों के प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। अब सपोज करिए कि आपने एस सबशेल ले लिया, फिर आपने पी सबशेल ले लिया, फिर आपने डी सबशेल ले लिया, और उसके बाद हो गया एफ सबशेल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं तो फिर आप पता कर सकते हैं कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब इसके लिए आपको यहाँ पे एल कितना रखना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, आप फॉर्मूले में रखो, समझ में आएगा सबको। तो 2 इंटू जीरो, मैं एक में रख के दिखा देता हूँ, 2, 2 इंटू जीरो प्लस वन, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 2। यानी कि एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते आप। अब वो एस कोई सा भी हो, जैसे मैंने पूछा कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में कितने होते हैं, 3s में कितने होते हैं, 4s में कितने होते हैं, तो भाई सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एस किस सब शेल में है। तो एवरी एस सब शेल्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर पी में जाओगे तो एल कितना पुट करोगे, 1। तो यहाँ से 3 टू जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे डी में जाओगे तो आंसर 10 आ जाएगा, और एफ में जाओगे तो 14 आ जाएगा। ये आप निकाल के देख सकते हो, मैंने 2 में निकाल के दिखा दिया। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुम कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने तुमसे पूछा 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुम कहोगे सर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि भाई 5d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुम कहोगे 10 होते हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो नंबर तो शेल को दर्शाता है, उससे हमें को लेना देना नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सब शेल में इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो आप इस फॉर्मूले से पता करें, 2 ब्रैकेट में 2l+1, जो कि मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर। तो ये था आपका दूसरा क्वांटम नंबर, जिसका नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और क्या क्या जानकारी आपको दे सकता है, एक बारी मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा, ताकि एक रिवीजन टाइप हो जाए। आइए, सबसे पहले जानकारी इसने हमें क्या दी, टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल इन द गिवन शेल यूजिंग द फॉर्मूला 0 to n-1, जिसके लिए बढ़िया से टेबल बना के समझाया गया। इट टेल्स अबाउट द शेप्स ऑफ सब शेल, वो हम उस पर बात करेंगे आगे। इट एक्सप्रेसिस द एनर्जी ऑफ द सब शेल,
उस पर भी बात करेंगे अभी आगे, बट मैंने फिर भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ सब शेल की होती है, सबसे कम जो होती है एस की होती है। अब हाँ, इसमें भी देखना पड़ता है कि एस में भी 1s आता है, 2s आता है, 3s आता है, तो उनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसी पी में भी 2p 3p 4p आता है, तो उसमें भी चेक करेंगे, आएंगे सर इस पर भी, टेंशन ना लीजिए। अब उसके बाद अगर हम आगे काम करें, जो एल होता है उसकी वैल्यू कभी भी एन के बराबर नहीं होती है, उसका भी प्रूफ मैंने आपको दिया, ये बात ध्यान रखनी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पता किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसके भी कुछ एग्जांपल समझा दिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दी है, 2 ब्रैकेट में 2l+1। आप बताइए, कोई किसी का डाउट है तो मैं ज़रूर लूँगा। चलिए, किसी भी बच्चे को एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है, अगर सब क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। चलिए, सबका क्लियर है एकदम। अब चलते हैं हम तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मुझे ये जो टॉपिक है पूरा कवर करना है, क्योंकि इसको मैं आधा नहीं छोड़ सकता आज, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे क्वांटम नंबर की, जिसको हमने नाम क्या दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें तो ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो सर ये किसकी देगा, ऑब्वियस ही बात है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन गिवन सबशेल। कि आपके पास जो सबशेल है, क्योंकि ऑर्बिटल किस में होते हैं, सबशेल के अंदर। बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है सर। एन ने बताया शेल के बारे में, अब उस शेल में कितना सबशेल था वो किसने बताया, एल ने, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। और उस सबशेल में अब कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वो आपको बताएगा सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि एम। ये एम बताएगा आपको, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है उसको आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है सर। इसको आप दो तरीके से समझिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए बच्चा समझ नहीं पाता मैग्नेटिक की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। तो एम की जो वैल्यूज़ कितनी होंगी, जैसे आपने देखा ना एल की एक रेंज था, ये मैं रेंज बता रहा हूँ अभी, इसको आप ऐसे लिख लो चाहे, रेंज ऑफ एम, कि भैया एम का वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है। तो जो एम की वैल्यू होती है वो जाती है सर -L से +L तक, ध्यान रखिए, -L से प्लस, क्योंकि एल पे डिपेंड करेगा। जैसे एन किस पे डिपेंड करता है, सॉरी एल किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, एन से। एन पे कौन डिपेंड करता है, एल, और एल पे कौन डिपेंड करेगा, एम। इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो अब एम की जो वैल्यू है उसकी रेंज है -L से +L, ठीक है सर। ये तो हो गया रेंज की बात, सबसे छोटी वैल्यू -L होगी, सबसे बड़ी वैल्यू उसकी +L होगी, ये रेंज हो गया। लेकिन एम की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, ये बात समझिए मेरी, नंबर ऑफ वैल्यूज, इसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, या फिर आप इसको इस तरह से कर लें, ये ज़्यादा बेहतर ये रहेगा आपके लिए, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल। ये जानकारी आपको ये मिलेगी अब इससे, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल ये कैसे लाके देगा आपको ये। तो उसका फॉर्मूला होता है सर, जो आपको ध्यान रखना है, जो कि आप यूज़ करेंगे, वो है 2l+1, यानी कि इसको चाहें तो आप नीचे लिख लेते हैं ऐसे, m = 2l+1। आप l डालो और फिर आपको पता लग जाएगा कि भैया उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो जैसे मैंने अभी पीछे सब शेल के लिए टेबल बनाया था बड़ा सा, उससे समझाया था, वैसे ही अब मैं टेबल बनाऊंगा किसके लिए, क्या कहते हैं, इस ऑर्बिटल को समझाने के लिए भी। चलिए आइए, और ध्यान से समझिए, मैंने पहले से बताया थोड़ा सा ये दोनों से कॉम्प्लेक्स सा लगता है बच्चे को, तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना शेल, जो कि डिपेंड करता है आपके एन पर। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सब शेल,
इसके बाद कौन आएगा अपना सब शेल आएगा। सब शेल जो होता है वो सब शेल जो होता है हमारा वो हमारा किससे आएगा, एल से आएगा। और उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कौन लाके देगा आपको, एम। और उसके बाद आती हैं उसकी वैल्यूज। वैल्यूज मतलब उसकी रेंज, ठीक है, जो मैंने बताया अभी आपको, इसको कहते हैं वैल्यूज ऑफ एम। मतलब ये किसका फॉर्मूला क्या है, -l से +l, और इसका फॉर्मूला क्या है 2l+1। ठीक है सर, दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट हैं। तो आइए अब मैं इस टेबल को आपको समझाता हूँ सही तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेल यानी कि के शेल की। के शेल में जाएंगे तो एन कितना रखेंगे, 1। तो अभी आपने पीछे देखा था कि के शेल में जब एन 1 रखा था तो एल की वैल्यू सिर्फ एक ही आई थी, याद है ना सभी बच्चों को, भूले नहीं होंगे, 0 आई थी खाली। और उस पर फिर नाम क्या आया था सर, 1s। उस पर जो नाम आया था आपको वो आया था आपके पास 1s। ठीक है, मतलब अभी हम एस लिख रहे हैं खाली समझने के लिए। अब इस एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, अब उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 1s होगा, 2s होगा, 3s, क्योंकि हर सबशेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप एल कितना रखोगे यहाँ पे, 0, क्योंकि आपका एल 0 आया था। तो उसके हिसाब से एम कितना आएगा, एम आएगा 2 × 0 + 1 यानी कि 0, यानी कि सॉरी 1, 0 नहीं 1, यानी कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है सर। एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसकी वैल्यू -l से +l तक जाएगी। तो जो कि l कितना है आपका 0, तो -0 से +0, तो आप तो 0 लिखोगे सर। तो उसको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, जो कितनी मिलेगी, 0। एक बार दोबारा देख लो, के शेल लिया, एन उसका 1 रखा, 1 के हिसाब से एल जाएगा, एल की वैल्यू कैसे जाती है याद है ना, 0 से लेकर n-1, तो उसके हिसाब से 0 ही आंसर आएगा खाली। और 0 पे जो नाम था वो क्या होता है, एस। अब इस एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो मैंने इस फॉर्मूले से पता कर लिया, m = 2l+1 जो ऊपर बताया था अभी। तो एक आंसर आया, m1 का मतलब इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितनी है, 0 है, उसको नाम उसकी वैल्यू दी गई है 0। अब आगे बढ़ो, थोड़ा और क्लियरनेस मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए लेता हूँ सेकंड शेल यानी कि एल शेल। एल शेल के लिए एन कितना लोगे सर, 2 लोगे। अब एन शेल के 2 लोगे तो एल की वैल्यू 2 आएंगी ना इसके लिए। इसके लिए आपकी जो एल की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 1। आप चेक कर लो पीछे, इसके फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तब भी 0 से 1 तक जाओगे। 0 पे नाम क्या आता है सर, 0 पे नाम होता है एस, और 1 पे क्या नाम होता है, पी। ये देखिए, तो एस और ये पी हो गया। अब एस के हिसाब से अलग आंसर निकालेंगे, पी के हिसाब से अलग निकालेंगे, क्योंकि दोनों सब शेल में जाना पड़ेगा ना बारी बारी से। पहले हम एस सब शेल में जाएंगे कितने ऑर्बिटल होंगे, फिर हम पी सब शेल में जाएंगे कितने ऑर्बिटल होंगे। लेकिन एस में तो हम निकाल चुके हैं, पहले भी 1 होते हैं, अब इसमें भी 1 ही आएगा, क्योंकि इससे बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो जो एस सब शेल है वो किस शेल में, डज नॉट मैटर। आपका एस किसी भी शेल का हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, जो मर्जी हो, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या 1 ही होती है। आप फॉर्मूला जब भी 2l+1 लगाओगे तो l 0 ही रखोगे ना सर। अब मैंने तुमसे पूछा कि 3s में कितने ऑर्बिटल हैं, तो भैया मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगा 2l+1 से, तो l तो मैं 0 ही रखूंगा ना, ये 3 का उससे क्या लेना देना। आप चाहे 3 की जगह 4s कर दो, 5s कर दो, 6s कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि s आ गया, s आ गया तो l 0 हो गया, l 0 हो गया तो m 1 ही आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी यही कहानी चलेगी, 2 × 0 और +1 के आंसर 1 हो गया, यानी कि एक ऑर्बिटल हुआ। ठीक है सर, और उसके बाद यहाँ पर m की वैल्यू चलेगी आगे, तो 2 × 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 आंसर हुआ। अब ध्यान से देखो, ये तो कहानी हुई थी पहले खत्म किसकी, के शेल की। अब इस शेल के अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल चेक करूं कितने हो गए, तो देखो कितने हो गए, एक ऊपर मिला, 3 नीचे मिले, तो कितना आंसर हुआ, 4। यानी कि एल शेल के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है,
कि एल शेल के अंदर दो सब शेल होती हैं। ये देखो इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि इसके पास नंबर ऑफ सब शेल कितनी आई आपके पास, दो आई। और उन दो सब शेल को मिलाकर उसमें जो ऑर्बिटल की संख्या होती है टोटल मिला के वो कितनी होती है, चार होती है, जिसमें से एस में एक होता है और बाकी पी में तीन होते हैं आपके। अब पी, अब तुम्हें पता लग गया कि जब भी मेरे पास पी ऑर्बिटल होगा तो उसके अंदर तीन, जो सॉरी पी सब शेल होगा उसमें हमेशा तीन ही ऑर्बिटल होंगे। ये बात मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो ये आपके लिए कहानी फिक्स होती जा रही है जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है ये देखो, कि अगर आपके पास कौन सा सबशेल होता है, एस सबशेल होता है, तो एस सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या फिक्स है। तो एस सबशेल चाहे जो मर्जी हो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वन। और इसी तरह से अगर मैं पी सबशेल ले लूँ तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या फिक्स होती है कितनी, तीन। क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आता जाएगा, ये फॉर्मूले से आंसर आ रहा है बार बार 2l+1, और यहाँ पर तुम्हारा एल रहेगा 0 और यहाँ तुम्हारा एल रहेगा 1। तो देख लो आंसर फिक्स है। अब तुमसे मैंने पूछा कि भाई 4p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो कितना आंसर दोगे सर, 4p में तीन ऑर्बिटल होते हैं सर। क्योंकि आपने पी लिख दिया ना, तो उस चार से मुझे क्या लेना देना, जब मेरे को उसके आगे पी दिख गया तो मैं एल तो वन ही रखूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल में एन का कोई रोल नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 2l+1, यहाँ पे एल देखना पड़ता है कितना है। अब मैंने तुम्हें 3p दे दिया तो अभी उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे सर, तीन होंगे। तो ये बात का ध्यान रखो, अगर p लिख दिया उसके आगे तो p सबशेल आ गया तो भैया नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिक्स है तीन। अगर s सबशेल आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिक्स है वन। ये तो मैं जो टेबल पूरा बना रहा हूँ इसमें तो मैं पूरा शेल की बात कर रहा हूँ कि अब उस शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल मिला के। तो देखिए ये जानकारी तुम्हें यहाँ से मिल रही है, ये जानकारी तुम्हें यहाँ से मिल रही है। ये देखो कि अगर मैं एल सब शेल लेता हूँ, एल शेल लेता हूँ तो उसमें टोटल सब शेल होती हैं दो और टोटल ऑर्बिटल उसमें होते हैं चार, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इसके लिए जो एम की वैल्यू जाएगी वो जीरो ही जाएगी और इसके लिए तीन जाएंगी, क्योंकि -l से +l तक जाना है आपको। तो अगर यहाँ पर देखो ना, अब इसका एल कितना होगा, इसके लिए एल कितना है, वन है। तो फिर आप जाओगे -1 से +1। आ रही बात समझ में? तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, -1 आएगी, 0 आएगी और +1 आएगी। क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं तो तीन वैल्यूज, एक ऑर्बिटल है तो एक ही वैल्यूज। तो एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। ये मैं यहाँ पे वैल्यू समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये तो ऑर्बिटल हो गए और ये वैल्यूज ऑफ एम हो गया उनके लिए। तो इसके लिए एम की वैल्यू एक ही रहती है, कितनी, 0। यहाँ पर एम की वैल्यू तीन हो सकती है, -1, 0 और +1। इस तरह से चलता है, मतलब हर ऑर्बिटल को एक वैल्यू दी जाती है। पहले ऑर्बिटल को हम -1 दे देंगे, दूसरे को 0 दे देंगे, तीसरे को +1 दे देंगे। तो एवरी ऑर्बिटल हैज़ अ सम वैल्यूज फॉर एम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक फॉर्मूला -l से +l होता है जो वैल्यूज देता है हर ऑर्बिटल को, और एक फॉर्मूला m=2l+1 होता है जो ये बताता है कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। ये जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है। तो अभी तक हमारे को समझ में आ गया कि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और उसके लिए एम की वैल्यू 0 होती है। पी सब शेल के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, उसके लिए एम की वैल्यू -1, 0 और +1 होती है। और ये जो टेबल बन रहा है वहाँ पर पूरी शेल की बात चल रही है, पूरे शेल की। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको पूरा नाम भी देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। जैसे ये के शेल है तो मैं इसको 1s लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे कहोगे कि भैया एल शेल में दो सब शेल होती हैं, 2s और एक 2p। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं। और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन होते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, चार हो गए सर। और उनकी वैल्यूज ऐसे जाएंगी, 0, -1, 0 और +1। अब ऐसे ही तुम थर्ड शेल के लिए भी जा सकते हो। अगर आप यही प्रोसेस आगे यूज करोगे तो आप थर्ड शेल के लिए भी जा सकते हो। अब ये दिखाता हूं मैं आपको थर्ड शेल का। पहले चलो इतना बताओ, अभी तक की कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? भाई -l से जो +l मैं बता रहा हूँ, -l से +l, जो -l से +l मैं बता रहा हूँ वो वैल्यूज है। आप हर ऑर्बिटल को एक वैल्यू दे रहे हैं। जैसे कि आप p ऑर्बिटल के अंदर, p सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, उनको एक एक वैल्यू दी जाती है। इनके नाम भी होते हैं। जैसे मैंने बताया था, अभी एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ अभी आगे, कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बताओ। मैंने आपको बताया ना कि पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम फिक्स होते हैं। पहले का नाम होता है पी एक्स, फिर होता है पी वाई, और फिर होता है पी जेड। अभी मैं इसको डिटेलिंग में आऊँगा आगे। ये नाम होते हैं इनके। अब मान लो कि अब ये अगर सेकंड शेल में हो आप, तो सेकंड शेल में इनके नाम क्या हो जाएंगे, 2px 2py 2pz, क्योंकि आगे जो नंबर लगाया जाता है वो अलग चीज़ होती है। आगे जो नंबर लगाते हैं, क्योंकि अब ये पी सब शेल तो थर्ड शेल में भी होगा ना। तो थर्ड शेल में जैसे अगर आप चले गए, मैंने आपको 3p पूछ दिया, तो 3p के अंदर भी कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ही ऑर्बिटल होंगे। और उनके नाम क्या होंगे, ऐसे नाम होंगे, देखो 3px 3py और 3pz। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2p के अंदर भी सर 3 ही ऑर्बिटल होंगे। और उनके नाम क्या होंगे सर, 2px 2py 2pz। ये उनके नाम फिक्स हैं। तो हर ऑर्बिटल के जो नाम होते हैं वो फिक्स रहते हैं। और फिर इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे इसमें से किसी एक को वैल्यू मिली गई -1, किसी एक को मिलेगी 0, किसी एक को मिलेगी +1। अब समझ में आ रहा है रोहित तुम्हारे को कि ऐसे ऑर्बिटल को वैल्यू दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है, उसमें पी सब शेल होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गया सबको। और 3 ऑर्बिटल के नाम याद रखो हमेशा, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे चलना होता है। और हर ऑर्बिटल को फिर वैल्यू दी जाती है। अब इसकी जगह पर अगर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, मैं आगे इस टेबल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं नीचे समझाता हूँ। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ, तो देखो अब आगे कैसे चल रहे हैं। मैं आज आपको लेके चलता हूँ थर्ड शेल में। ठीक है, आप देखो सभी बच्चे देखो, थर्ड शेल में क्या होगा। थर्ड शेल में अगर आप चले जाते हैं तो आप के एल एम शेल में आ गए एक तरीके से। अब एम शेल के अंदर एन कितना होगा बताओ, 3 होगा। ठीक है, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो उसके हिसाब से जो हमारा एल होगा, अब वो कितने आएंगे सर। अब इसका आंसर होता है 0 से n-1। तो उसके हिसाब से एक आंसर इसका 0 आएगा, एक इसका आंसर 1 आएगा, और एक इसका आंसर 2 आएगा। आएगा ना सर। एल की वैल्यू 3 हो जाएंगी, 0 1 2। अब 0 पे कौन सा सब शेल बनेगा, एस। इस पे कौन बनेगा, पी। और इसमें कौन बनेगा, टी। अगर आप थर्ड शेल में हो तो उसका नाम क्या होगा, 3s 3p और 3d। ये नाम होंगे इसके। ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा इनमें ऑर्बिटल्स की, अगर मैं बात करूंगा अब इनमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो देखो अब इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको बार बार, क्योंकि अगर ये एस ऑर्बिटल है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारा फॉर्मूला इसके लिए क्या है, 2l+1। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे सर, एक ही आएगा। इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे सर, 3 आएंगे। और ये नया आ गया। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो तो एल इसके लिए 2 है। तो 2 × 2 + 1 कितना आंसर आएगा, 5। यानी अब तुम्हारे पास एक और जानकारी आ गई जो आप जोड़ सकते हैं, कि जो हमारा डी सबशेल होता है, जो हमारा डी सबशेल होता है, उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इन 5 ऑर्बिटल्स के भी नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं मैं बता देता हूँ। इसका नाम होता है डी एक्स, फिर डी वाई, और सॉरी, इसके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर -वाई स्क्वेयर, और डी जेड स्क्वेयर। ये नाम होते हैं, अब इन पे आएंगे हम, डिटेलिंग में आएंगे इनके। तो टोटल मिला के अब इस पूरे शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 + 3 8 और एक 9। टोटल मिला के 9 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पर। अब इनकी अगर आप वैल्यूज़ की बात करें, जो इनको वैल्यूज़ दी जाएंगी, वैल्यूज़ ऑफ एम, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी जाएगी एम के लिए वो तो 0 ही रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएंगी वो जाएंगी माइनस, क्योंकि वैल्यूज़ कैसे जाती है, -l से +l जाती है। तो इसकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से +1, तो -1 0 और +1। और इसकी जो 5 वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि इसका L2 है। देखो इसका L कितना है, 2 है। तो डी के अंदर 5 वैल्यूज़ होंगी ना, क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं तो सबको एक एक वैल्यू दी जाएगी। तो -l से +l अगर आप जाओगे तो आप जाओगे -2 से +2 जाओगे सर। तो फिर आप -2 लोगे, -1 लोगे, 0 लोगे, +1 लोगे और +2 लोगे। तो टोटल मिला के 5 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। और हर एक ऑर्बिटल को एक एक वैल्यू दी जाएगी फिर आपके पास। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, बताओ कि डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 ऑर्बिटल की क्या क्या वैल्यूज होंगी। हाँ भाई, अक्षत और रोहित, आपको समझ में आ रहा है।
अब मुझे बताओ जरा, हाँ उस पर अभी हम आएंगे, ये इस पे बात करेंगे अभी। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैं एफ, देखो अब मैं फोर्थ में जाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं फोर्थ में भी पता कर लूंगा। जैसे थर्ड शेल के अंदर कितनी सब शेल होती हैं, 3 सब शेल होती हैं और 9 उसमें ऑर्बिटल होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है कि थर्ड शेल में 3 सब शेल और 9 ऑर्बिटल होते हैं उनके पास। ठीक है। अब मेरे को बताओ सभी बच्चे, अगर मैं एफ लेता हूँ तो एफ के अंदर आप मुझे बता सकते हो कितने ऑर्बिटल होंगे, जो फॉर्मूला है 2l+1 वाला। हाँ बिल्कुल सही, 2l+1 के हिसाब से 7 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है सर। तो बस अब आपको ये दिमाग में रखना है कि एफ सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ये बात आपकी कि अगर हम एफ सब शेल लेंगे, एफ सब शेल में इसके लिए एल कितना होता है, इसके लिए एल होता है आपका 2 और इसके लिए एल कितना होता है 3। तो फॉर्मूला जो लगाएंगे 2l+1, तो इसके लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 ऑर्बिटल्स। अब इनके भी नाम होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा। ठीक है। वैसे ही हमारे कोर्स में नहीं है कि 7 ऑर्बिटल्स के नाम क्या, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में डी तक के नाम दे रखे हैं। तो अब ये मोटी मोटी बात जो हमें समझ में आ गई सारी, वो मैं बता देता हूँ आपको कि भैया अगर आप एस सब शेल लेते हो तो उसके पास कितने ऑर्बिटल, उसके पास एक ऑर्बिटल। अगर आप पी सब शेल लेते हो और कोई से भी लेते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके पास 3 ऑर्बिटल। अगर आप डी सब शेल लेते हो तो उसके पास 5 ऑर्बिटल। और अगर आप एफ सब शेल लेते हो तो उसके पास 7 ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो अब इनके आगे कोई नंबर लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि 4s में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, या मैंने आपसे पूछा 5p में कितने ऑर्बिटल होंगे और मैंने पूछा 6d में कितने होंगे। तो बस आपने देखा कि इसके आगे एस पी डी लग रहा है, बस उस पर फोकस करो। तो एस में कितने सब शेल, एक ऑर्बिटल, सर इसमें एक ऑर्बिटल होगा। 4p में 5p में कितने ऑर्बिटल, पी लग रहा है तो सर 3 होंगे। 6d में डी आ गया, डी लग रहा है तो कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये जो आगे नंबर लगा हुआ है उससे हमें को लेने देना नहीं है, क्योंकि वो तो शेल नंबर बताता है, हमें शेल थोड़ा ना पता करनी है। हमें ये पता करना है कि इनमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो आप ये बात पे फोकस करो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एस है तो कितने ऑर्बिटल फिक्स हैं, पी में कितने फिक्स हैं, डी में कितने फिक्स हैं और एफ में कितने फिक्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से जा सकते हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कहानी, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो स्पेशली वो जो नंबर होता है, ये जी मैन इफेक्ट, क्योंकि आपको याद है मैंने एक जी मैन इफेक्ट बताया था आपको, इसको नाम तभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है कि जो जी मैन इफेक्ट होता है जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसको एनालाइज करें तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हैं कि टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस क्वांटम नंबर प्रूव द जी मैन इफेक्ट। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्वांटम नंबर है जी मैन इफेक्ट को भी प्रूव करता है, तभी इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और साथ ही साथ ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सिस के बारे में बताता है। जैसे आप देख रहे हैं इनके ऑर्बिटल के आगे नाम लग रहे हैं एक्स वाई जेड, इस तरह से नाम लग रहे हैं। तो इनके आगे जो एक्स वाई जेड नाम लग रहे हैं इसी वजह से लग रहे हैं, कोई ओरिएंटेशन होता है ये। तो जब हम आगे शेप्स बनाएंगे ऑर्बिटल्स की तो हमें इन एक्सिस का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पर ये हमें हेल्प करेंगे। बाकी अब एफ के नाम क्या होते हैं वो आप चेक करो, इसको एज अ होमवर्क ले लो कि जो एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनको ढूंढो आप। इसके बाद आपका बचा है सिर्फ अब स्पिन क्वांटम नंबर, जो मैं अगली क्लास में आपको समझा पाऊंगा। लेकिन अभी तक की कहानी सभी बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइए। इसको फिर अगली क्लास में हम समराइज करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, पहले मैं ओरल टेस्ट ही लूँगा, क्योंकि इसको घर पे बैठकर बढ़िया ढंग से पढ़िए, सारी चीज़ों को पढ़िए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, अजीमुथल क्या बता रहा है, क्वांटम नंबर सबके पर पढ़िए, किससे शैल कितना सब शैल, किसने सब शैल में कितने ऑर्बिटल, हर तरह की जानकारी वहाँ से लीजिए फिर आप। तो अगली क्लास में एक सिंपल सा ओरल टेस्ट करेंगे आपका, और बाकी जो स्पिन क्वांटम नंबर बच रहा है उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।